नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति प्रिय प्रवास, जो कि नेट JRF के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 हिंदी कविता में आपके लगी हुई है। दोस्तों, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं, जिसे पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके सारांश को आज हम इस कक्षा में जानेंगे और प्रत्येक सर्ग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम जो प्रश्नोत्तर सीरीज प्रस्तुत करते हैं वो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार आज हम इस कृति प्रिय प्रवास का भी प्रश्नोत्तर सीरीज है वो लास्ट में हम करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इस संपूर्ण जो प्रिय प्रवास है महाकाव्य इसके सारांश को समझ लिया और इसके प्रश्नोत्तरों को अच्छे से कंठस्थ कर लिया तो आप सभी प्रश्नों के हल है वो अच्छे से कर पाएंगे। और दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि प्रत्येक यूनिट की प्रत्येक रचना को हम गहन रूप से उसका अध्ययन कर पाएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक संपूर्ण जो पाठ्य सामग्री है वो एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और इसका आप भी पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। इसलिए चैनल को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को आप उसके प्रश्नोत्तरों को, उसकी रचनाओं को आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस भी रचना को पढ़ते हैं उस रचना के जो रचनाकार हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी परीक्षा में प्रश्नोत्तर आते हैं। दोस्तों, हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है और ये बात इस चीज़ से साबित होती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनकी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें हरिऔध जी की कुछ पंक्तियां दी हैं जो इस प्रकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास के बारे में 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय हरिऔध जी ने एक कविता पढ़ी थी। उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो हमें उत्साह प्रदान करेंगी। आप इनको देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि हरिऔध जी कवि सम्राट क्यों कहे जाते हैं। वे लिखते हैं कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। यानी कि हरिऔध जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अगर कोई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर ली है तो अभी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। सिर्फ एक छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेने पर हमें इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो पूरा जो मैदान है वो कोसों का जो मैदान है वो अभी बाकी है। यानी कि अभी तो इतनी लंबी जो जीवन यात्रा है वो अभी हमारे सामने है। इसलिए दोस्तों, हमें नित्य नए जो कीर्तिमान हैं वो स्थापित करने चाहिए और अपने आप को प्रेरित करते रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो द्विवेदी युग था वो अनूदित कृतियों की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो चलिए हम हरिऔध जी का जीवन परिचय करते हैं। दोस्तों, ये जो चित्र है वो हरिऔध जी का है और इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में, कब? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। और आपकी मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी में हुई। पेशा यानी वे क्या थे? अध्यापक थे और एक अच्छे लेखक थे। भाषा उनकी हिंदी थी। और देखते हैं राष्ट्रीयता, वे भारतीय थे। काल आधुनिक काल के ये कवि कहे जाते हैं। विधा, काव्य और निबंध इनके अत्यंत ही प्रसिद्ध थे। और उल्लेखनीय जो रचना है उसका नाम है प्रिय प्रवास। एक काव्य ग्रंथ है
जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। दोस्तों, जो भी मुख्य बिंदु आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले तो इनका जन्म है उनका आपको पता होना चाहिए कि 1865 ईस्वी में, और मृत्यु है वो 16 मार्च 1947 ईस्वी में हो। और इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी के कवि, निबंधकार और संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी कार्य किया। ये मुख्य बात है इसकी। वे सम्मेलन द्वारा वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किए गए। एक तो वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे और एक उनको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक जो रचना है वो खड़ी बोली हिंदी का उनका पहला महाकाव्य, सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। ठीक है, जिस पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इनकी रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और वो कौन सी रचना थी? प्रिय प्रवास। हरिऔध जी का जन्म हमने याद कर लिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा है वो निजामाबाद आजमगढ़ में हुई और 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात हरिऔध जी ने क्या किया? अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये तो जो मेन बातें हैं आप वैसे ही एक बार पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का इन्होंने अध्ययन किया। देखिए इन्होंने कौन कौन सी भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का। और निजामाबाद में ही इनका जो विवाह है वो निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 ईस्वी में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद पर उन्होंने 1932 ईस्वी तक है वो कार्य किया और फिर अवकाश ग्रहण करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन किया। 1942 ईस्वी तक इन्होंने इस पर कार्य किया और उसके बाद ये वापिस निजामाबाद चले आए। अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी ने अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा का कार्य करते रहे और इसी साहित्यिक सेवा के कारण इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति फिर से बना दिया, यानी कि ये 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया, यानी इनका देहांत हो गया। दोस्तों, हमने हरिऔध जी के जीवन परिचय को अच्छे से जान लिया है। अब हम इनकी जो कृति परिचय है उसके विषय में भी हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हरिऔध जी थे इनका रुझान शुरुआती दौर में, यानी शुरू में उनका जो रुझान था वो उर्दू के छंदों और ठेठ बोली की ओर अधिक रहा था। इसका कारण था कि क्योंकि उस समय क्या था, मुसलमानों का शासन था और उर्दू थी वो प्रचलित भाषा के रूप में उस समय थी, इसलिए उनका जो शुरू का जो रुझान था वो उर्दू के छंदों की तरफ और ठेठ बोली की तरफ ही अधिक था। लेकिन बाद में जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो उन्होंने, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका है उसकी स्थापना की, इसके कारण जो हरिऔध जी थे उन्होंने उर्दू भाषा को छोड़कर जो खड़ी बोली हिंदी को ग्रहण किया और उसमें भी क्या किया, संस्कृत के छंद हैं उनका प्रयोग किया और संस्कृत निष्ठ पदावली उसका प्रयोग करते हुए अपनी रचनाओं की शुरुआत की। इसी प्रकार एक और जो रचनाकार हैं हमारे हिंदी साहित्य में
वो है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही संपर्क में आने से खड़ी बोली में अपने काव्य का सृजन किया। यानी इन दोनों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अत्यंत ही प्रभाव रहा है, ये हम कह सकते हैं। हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो रचनाओं की शुरुआत थी वो नाट्य कृतियों से की थी। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में इन्होंने नाट्य और उपन्यास इत्यादि लिखकर यानी गद्य में रचनाओं से प्रारंभ किया था अपना लेखन कार्य। तो इनकी जो सबसे पहली कृति है वो है नाट्य कृतियाँ। वो हम देखते हैं प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी में और रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में, यानी 93 और 94, 1 साल का अंतर है दोनों में। ये आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि जो नाट्य कृतियाँ की थी इन्होंने प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस वीडियो में जो भी रचनाएं मैंने आपको दी हैं वो अत्यंत ही जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी। आगे देखते हैं, ये इनकी 2 नाट्य रचनाएं हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे 1893 और 1894। औपन्यासिक जो कृतियाँ थी वो प्रथम उपन्यास था प्रेम कांता 1894 ईस्वी में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में, अध खिला फूल 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इनके 3 उपन्यास थे जो आपको याद रखने हैं इनके ईस्वी क्रम के साथ में। ये यहाँ पर भी इनका ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक है, सभी ईस्वी में है। निबंध इनका था संदर्भ सर्वस्व, ये एक इनका निबंध था। आत्मकथात्मक कृति थी इनकी इतिवृत्त, यानी इनकी एक आत्मकथात्मक कृति थी, इसका नाम था इतिवृत्त, और एक ही इनका निबंध था। 3 थे इनके उपन्यास थे और 2 इनके नाटक थे। ऐसे करके हम याद रखेंगे। और 1893 ईस्वी में और 1894 ईस्वी में इनके 2 नाटक थे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इनको याद करने में आसानी रहे। और इनके जो उपन्यास थे 94, यानी प्रेम कांता इनका पहला उपन्यास था जो 1894 ईस्वी में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में, और अध खिला फूल 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। और आत्मकथात्मक कृति है इनकी इतिवृत्त, और एक आलोचनात्मक कृति है वो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। और अगली रचना है विभूतिमती ब्रजभाषा, यानी ये एक ब्रज भाषा की रचना है इनकी। संपादन इन्होंने संपादन कार्य भी किया है और इसका नाम है कबीर वचनावली। अब इनकी काव्य कृतियाँ देखते हैं। देखिए, इन्होंने नाट्य जो कृति है उससे अपने जो लेखन कार्य की शुरुआत की, लेकिन ये कवि सम्राट कहे जाते हैं, इसलिए इनकी जो काव्य संग्रह हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, जो इस प्रकार हैं। ये सारे जो काव्य संग्रह हैं वो क्रम से लगाए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और इनको याद भी अच्छे से कर सकें। रसिक रहस्य जो कि 1899 ईस्वी में, प्रेमाम्बु वारिधि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेमाम्बु प्रश्नवर्ण 1901 ईस्वी में, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी में। ये देखो, दोनों रचनाएं एक जैसी सी प्रतीत होती हैं, इनको आप याद रखेंगे। और दोनों का जो समय है वो भी 1901 ईस्वी में ही है, तो आप इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला जो काव्य संग्रह है उसका नाम है प्रेम पुष्पहार, जो 1904 ईस्वी में लिखा गया। अगला काव्य संग्रह है उद्बोधन 1906 ईस्वी में, काव्यो उपवन 1909 ईस्वी में, करमवीर 1916 ईस्वी में, और ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी में। आगे पद्य प्रसून 1925 ईस्वी में, पद्य प्रमोद 1927 ईस्वी में, चोखे चोपदे 1932 ईस्वी में, और चुभते चोपदे, ये इसका जो ईस्वी सन है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रकाशन वर्ष के बारे में कई जगह ऐसा होता है कि कहीं से भी प्रकाशन वर्ष लेकर लिख दिया जाता है और उसको अपनी वीडियो में डाल दिया जाता है, लेकिन इस चैनल में ऐसा नहीं होता है,
क्योंकि इस चैनल में जो हिंदी साहित्य कोश में जो प्रकाशन वर्ष मिला है, यानी जो प्रमाणिक है, वो ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वो स्थान हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष के संबंध में आप निश्चिंत रहें। और ये दोनों ही रचनाएं, चोखे चोपदे और चुभते चोपदे, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों खड़ी बोली की जो मुहावरेदार भाषा की जो अभिव्यंजना है वो यहाँ पर इसमें प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अगला है रस कलश। ये एक ब्रज भाषा में रचना है इनकी, जो 1940 ईस्वी में इन्होंने, और ये इनकी आखिरी रचना भी है शायद। जो काव्य संग्रह थे उनमें ये इनकी आखिरी रचना है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, रस कलश, जो कि ब्रज भाषा में है। और ये ब्रज भाषा में होने के कारण आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि हरियोत जी की ऐसी कौन सी रचना है, यानी एक काव्य संग्रह है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो वो है दोस्तों रस कलश। और ये चोखे चोपदे और चुभते चोपदे, ये दोनों हैं एक खड़ी बोली की मुहावरेदार भाषा है, इसमें अभिव्यंजित होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रबंध काव्य। अब इनके प्रबंध काव्य के बारे में जानेंगे। इनके 3 प्रबंध काव्य हैं, ये आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, क्योंकि दोस्तों कई बार इनके जो प्रबंध काव्य हैं या जो भी रचनाएं हैं उनको कालक्रम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, इसलिए ये आपको कंठस्थ करने हैं। पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में, तो इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। और अगला है अनुवाद, वेनिस का बाका, ये इनकी अंग्रेजी की रचना है, उसका अनुवाद है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी जो लेखन कार्य है उसको संपन्न किया। नाट्य कृतियाँ इन्होंने लिखी, प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे, काव्य संग्रह इन्होंने लिखे, आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने लिखे, और अनुवाद भी इन्होंने जो अन्य भाषाओं से अनुवाद किया वो भी इन्होंने किए। दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने बाल साहित्य पर भी अपनी कलम चलाई। जो रचनाएं इस प्रकार हैं: बाल विभव, बाल विलास और फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम और बाल गीतावली, ये इनकी बाल रचनाएं हैं। और अगला है चांद सितारे और पद्य प्रसून। ठीक है, ये इनकी बाल रचनाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि इनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में, जो मुख्य रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा। और अब हम इनके जो रचना है प्रिय प्रवास, इसके जो 17 सर्ग हैं, इनके जो मुख्य बिंदु हैं कि कौन से सर्ग में किस चीज़ की चर्चा की गई है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम जो 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास के, उनमें उनकी जो कथा वस्तु है उसमें क्या क्या वर्णित है। और दोस्तों प्रत्येक सर्ग में आपको ध्यान रखना है कि कौन से सर्ग में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको आप एक शॉर्ट नोट के रूप में अपने पास बना के रख लें, ताकि आपको पूरी जो प्रिय प्रवास है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें जो वर्णित विषय हैं उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम सर्ग में क्या क्या है। जब प्रिय प्रवास की शुरुआत होती है तो संध्याकालीन प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। और ये जो पंक्तियां हैं, संध्याकालीन जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये जो पंक्तियां हैं वो भी प्रश्न में जो हमारा पेपर होता है उसमें पूछ ली जाती हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जब वो पंक्तियां आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पंक्तियां हैं वो, इन पंक्तियों से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। ठीक है, तो संध्याकालीन जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन है। कृष्ण का गाय चराकर लौटना यहाँ पर है। ब्रजवासियों का उसके दर्शन के लिए विकल होना, ये सब हैं ये प्रथम सर्ग में वर्णित विषय हैं। और क्या वर्णित है इसमें? जो ब्रजवासियों का विकल होना, बलराम सहित कृष्ण का सौंदर्य चित्रण, यानी बलराम जी का भी और कृष्ण जी का भी जो सौंदर्य चित्रण है वो भी प्रथम सर्ग में वर्णित है। तथा रात्रिकालीन नीरव वातावरण का मोहक वर्णन भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है,
दोस्तों, रात्रिकालीन जो नीरव वातावरण का मोहक वर्णन यहाँ पर मिलता है, इसमें नीरव शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नीरव शब्द का अर्थ होता है शांत वातावरण का। मोहक वर्णन है, ये प्रथम सर्ग में वर्णित है। द्वितीय सर्ग में देखिए, कंस का निमंत्रण लेकर सुफलकसुत का आना। सुफलकसुत कौन होता है? सुफलकसुत कहा गया है अक्रूर को, ये याद रखेंगे, अक्रूर को। ठीक है, ये हमने सूर के जो भ्रमर गीत है उसमें भी अक्रूर के बारे में पढ़ा है, तो इसको आप याद रखेंगे कि सुफलकसुत कौन है? अक्रूर। और कंस है वो अक्रूर को भेजता है कृष्ण को लाने के लिए। तो अक्रूर का आना और कृष्ण के गमन की कल्पना मात्र से गोकुल वासियों की जो का व्यथित होना, ये भी द्वितीय सर्ग में वर्णित है। इस वज्रपात से गोकुल में भय और आशंकाएं व्याप्त होने का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि प्रथम सर्ग में संध्याकालीन सौंदर्य का वर्णन है, कृष्ण और बलराम के सौंदर्य का वर्णन है, और रात्रिकालीन जो नीरव वातावरण है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जो मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लें। और द्वितीय सर्ग में कंस के निमंत्रण से सुफलकसुत का आना, कृष्ण के गमन की कल्पना से गोकुल वासियों का व्यथित होना, और इस वज्रपात से गोकुल में भय और आशंकाएं व्याप्त होना, ये है द्वितीय सर्ग में वर्णित है। आगे देखते हैं। तृतीय सर्ग में हम देखते हैं कि नंद की व्याकुलता, बाबा नंद थे उनकी व्याकुलता, यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए मनोतियाँ मांगना, और माता की व्यथा का वर्णन है वो यहाँ पर तृतीय सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ सर्ग देखते हैं। वृषभानु का परिचय। वृषभानु कौन है? जो राधा के पिता हैं उनको वृषभानु, उनका नाम है वृषभानु। और अगर इसमें जा जोड़ दिया जाए तो ये राधा के लिए हो जाएगा वृषभानुजा, यानी कि वृषभानु की जो पुत्री है वो है राधा। लेकिन यहाँ पर वृषभानु का परिचय दिया गया है, यानी राधा जी के पिताजी का परिचय दिया गया है, और राधा का भी परिचय यहाँ पर दिया गया है। राधा का परिचय और उसके सौंदर्य का चित्रण भी यहाँ पर चतुर्थ सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण के प्रति उनका विशिष्ट अनुराग, उनका किनका? राधा जी का विशिष्ट अनुराग है वो भी चतुर्थ सर्ग में यहाँ पर वर्णित है। राधा जी का कृष्ण के प्रति अनुराग तो था ही, इसी कारण से उनके जो कृष्ण के मथुरा गमन के समाचार से उत्पन्न जो व्यथा थी वो, यानी व्यथा यानी दुख, उसका भी वर्णन यहाँ चतुर्थ सर्ग में उपस्थित है। प्रकृति के कण कण में उसी पीड़ा का विस्तार देखने का भी चित्रण यहाँ पर दिया गया है। यानी चतुर्थ सर्ग में वृषभानु यानी जो राधा के पिता हैं उनका यहाँ पर वर्णन है, यानी उनका परिचय दिया गया है, राधा का परिचय दिया गया है, और राधा के सौंदर्य का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। और कृष्ण के प्रति उनका जो विशिष्ट अनुराग था राधा जी का, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और कृष्ण के मथुरा गमन के समाचार से उत्पन्न जो व्यथा थी राधा जी की, उसका वर्णन भी चतुर्थ सर्ग में किया गया है। और प्रकृति के कण कण में उसी पीड़ा का विस्तार हमें देखने को यहाँ इसी चतुर्थ सर्ग में मिलता है। और पांचवें सर्ग में कृष्ण के मथुरा गमन से जो गोकुल वासियों की जो व्यथा थी वो किस प्रकार व्याप्त थी उसका वर्णन किया गया है। और गोकुल के कण कण में जो व्यथा व्याप्त थी उसका वर्णन यहाँ पांचवें सर्ग में किया गया है। और यशोदा का जो दुख था, एक माता का अपने पुत्र को भेजने का जो दुख है वो भी, यानी उनकी जो व्यथा है, पीड़ा है, उसका वर्णन भी यहाँ पांचवें सर्ग में किया गया है। अब छठे सर्ग में देखते हैं। छठे सर्ग में अनेक दिवस बीतने पर भी कृष्ण के न लौटने से उत्पन्न जो ब्रजवासियों की व्याकुलता, यानी कि कृष्ण जी को जाए अनेक दिन हो गए थे लेकिन वो वापस नहीं लौटे थे, तो इसके कारण ब्रजवासियों की जो व्याकुलता थी वो, उसका मार्मिक चित्रण है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। मार्ग पर बैठकर उनकी राह देखना, यानी कि मार्ग पर बैठकर उनकी राह देखना, और यशोदा का वात्सल्य वियोग। देखिए, एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको बोलते हैं वात्सल्य भाव।
और इसी का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। और राधिका का विरह है वो भी यहाँ पर छठे सर्ग में हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से सभी सर्ग यानी सर्ग 1 से लेकर 17 तक के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगी। तो इन सर्ग में सभी सर्ग के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगली सीरीज जो हम लेके आएंगे उसमें हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे, जिसमें हमें जो मुख्य बिंदु हैं सर्ग 1 से लेकर 17 तक के वो हमें देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।